नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जूलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर 2। ठीक है, इससे पहले हमने आपके एक टेस्ट कर लिया था। ये आज का आपका दूसरा टेस्ट है, जिसमें हम करेंगे 25 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? विल्हेल्म वोल्डेयर, वाल्टन सटन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या चार्ल्स डार्विन? तो आप सभी ने बता दिया होगा कि सर गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन जो गया था, ऑप्शन आपका ए वाला आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आज आपको 25 में से 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस चरण में गुणसूत्र कोशिका विभाजन में सबसे छोटी होती है? किस चरण में गुणसूत्र कोशिका विभाजन में सबसे छोटी होती है? एस अवस्था, मेटाफेज, एनाफेज या टीलाफेज? बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपका। किस चरण में गुणसूत्र कोशिका विभाजन सबसे छोटी होती हैं? तो आपने लगा दिया होगा मेटाफेज अवस्था में। ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बी वाला आ जाएगा। ठीक है, मेटाफेज में किस चरण में गुणसूत्र कोशिका विभाजन में सबसे छोटी होती हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है तीसरे नंबर का, ये रहा आपका। ये अभी का लेटेस्ट पेपर है। ठीक है, किसमें लिंग निर्धारण का आनुवंशिक संतुलन सिद्धांत दिया? लिंग निर्धारण का आनुवंशिकी संतुलन सिद्धांत किसने दिया? बोबेरी, केल्विन ब्रिज, मेंडल या मूर गार्डन? बताइए। और आपके 25 में से 20 नंबर आना जरूरी है। ठीक है, चलिए बताइए। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसने लिंग निर्धारण का आनुवंशिक संतुलन सिद्धांत दिया? बोबेरी, केल्विन ब्रिज, मेंडल या मूर गार्डन? ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। केल्विन ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? केल्विन ब्रिज ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है 4th नंबर का, सबसे पहले निम्न में से किन पौधों का लिंग निर्धारण का अध्ययन किया गया था? सबसे पहले निम्न इन चारों में से किस पौधों का लिंग निर्धारण का अध्ययन किया गया था? मेलेंट्रियम, मोरिगा ओलिफेरा, धतूरा या मेगीफेरा इंडिका? अगर आपसे पूछ ले कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आम का वानस्पतिक नाम हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। आपसे पूछा हुआ है कि सबसे पहले किन पौधों का लिंग निर्धारण का अध्ययन किया था? किसका किया था? वेरी गुड, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। कौन सा? मेलेंड्रियम का। मेलेंड्रियम का सबसे पहले, मेलेंड्रियम एक ऐसा पौधा है जिसका सबसे पहले लिंग निर्धारण का अध्ययन इसके ऊपर किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीएनए संरचना कौन सी दोहराई जाने वाली मूल इकाई से बना है? डीएनए का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट करके बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। और पूछा हुआ है कि डीएनए संरचना कौन सी दोहराई जाने वाली मूल इकाइयों से बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन, अमीनो अम्ल या न्यूक्लियोसाइड? तो आप सभी ने लगा दिया होगा कि सर ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। डीएनए संरचना कौन सी दोहराई जाने वाली मूल इकाई से बना है? तो आपका ऑप्शन ए वाला आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जेरोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा में किससे संबंधित है? कौन सी जेरोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा किससे संबंधित है? पुनर्जनन, भ्रूण के विकास, तंत्रिका विकार या जीर्णन? जेरोंटोलॉजी बताइए। वेरी गुड, जेरोंटोलॉजी जो है वो है आपके जीर्णन। ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? भारत में लिंग अनुपात कैसे माना जाता है? और आपको कमेंट करके एक क्वेश्चन और बताना है, भारत में लिंगानुपात कैसे है? महिलाओं की संख्या कितनी है और पुरुषों की संख्या कितनी है? स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों से नापा जाता है क्या? पुरुषों की संख्या प्रति 1000 स्त्रियों से, लड़कियों की संख्या प्रति 100 लड़कियों से, या लड़कियों की संख्या प्रति 100?
तो आप सभी को पता है लिंगानुपात होता है, भारत में लिंगानुपात नापा जाता है स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं। अगला, पुनर्योजी डीएनए तकनीक के द्वारा सबसे पहले कौन सा वैक्सीन बनाया गया था? कौन सा? पुनर्योजी डीएनए का फुल फॉर्म मैंने आपसे पूछ लिया। इसके द्वारा सबसे पहले कौन सा वैक्सीन बनाया गया था? एडनोवायर वैक्सीन, कैनरी पॉक्स वैक्सीन, एचईवी वैक्सीन या रेकाम्बीवैक्स एचवी? बताइए कौन सा बनाया गया था। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। पुनर्योजी डीएनए तकनीक के द्वारा सबसे पहले कौन सा वैक्सीन बनाया गया था? वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, रेकाम्बीवैक्स एचवी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये रहा। वंशानुगत रोग को किस तकनीक से ठीक किया जा सकता है? वंशानुगत रोग को किस तकनीक से ठीक किया जाएगा? क्लोनेविक, चयन मार्कर, सूक्ष्म अंतक्षेपण या जीव चिकित्सा? बताओ। वंशानुगत रोग को किस तकनीक से ठीक किया जाता है? वाह, सभी के सही जवाब। ऑप्शन आपका डी वाला, जीन चिकित्सा से। किससे? जीन चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन ये रहा। किस स्थिति में बीटी टॉक्सिन सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है? किस स्थिति में बीटी टॉक्सिन सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाता है? बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है। अम्लीय पीएच, तटस्थ पीएच, उच्च नमक सांद्रता वाला या क्षारीय पीएच? लिखा हुआ है किस स्थिति में बीटी टॉक्सिन सक्रिय रूप से परिवर्तन हो जाता है? वेरी गुड, डी वाला हो जाएगा, क्षारीय पीएच। कौन सा हो जाएगा? क्षारीय पीएच हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्वीज चीज में बड़े बड़े छिद्र, स्वीज चीज में बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं, इसके पीछे कौन सा कारण है? लिखा हुआ है कि स्वीज चीज में क्या बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं, इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए। वेरी गुड, किस चीज़ में बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं, इसके पीछे जो कारण होता है वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन, दही किस सूक्ष्म जीव से बनता है? दही जो बनता है वो किस सूक्ष्म जीव से बनता है? सैक्रोमाइसिस, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोक्स या लैक्टोबैसिलस? तो देखो, आपने देखा कि सर दही जो बनता है वो लैक्टो से बनता है। किससे बनता है? लैक्टो से बनता है। तो अब आपके लैक्टो कौन को इसमें आ रहा है? ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है, बी में आ रहा है और एक और आ रहा है आपके डी में। तो लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस नहीं होता है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल से बनता है। लैक्टोबैसिलस, एक मिनट है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिक और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स से आपका क्या बनता है? दही। दही किस सूक्ष्म जीव से बनता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोयाबीन की फसल के लिए जैव उर्वरक का उत्पादन करने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? सोयाबीन की फसल के लिए जैव उर्वरक का उत्पादन करने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हो? नीले हरे शैवाल, राइजोबियम जेपोनिक्स, राइजोबियम ल्यूगोमिनोसेरम या साइजोबियम मेलाटोनियम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सर सोयाबीन की फसल के लिए राइजोबियम जेपोनिकम का हम प्रयोग करते हैं। मधुमक्खी का पालन मधु और मोम को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, इसे आप क्या कहते हो?
मधुमक्खी का पालन मधु और मोम को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इसे आप सेरीकल्चर, लाख कल्चर, पर्ल कल्चर और बस एपीकल्चर क्या कहते हो? एपीकल्चर क्या कहते हो? तो मधुमक्खी का पालन मधु और मोम को इकट्ठा करने के लिए हम किसका प्रयोग करा जाता है? हम प्रयोग करते हैं एपीकल्चर का करते हैं। ठीक है, एपीकल्चर का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि रुको, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सेरीकल्चर किसे कहते हैं, लोक कल्चर किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अगला, प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल स्टेज कहाँ पूरा होता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल स्टेज कहाँ पूरा होता है? मानव यकृत में, मच्छर की लार ग्रंथियों में, मच्छर की आंत में, या मानव लाल रक्त कोशिकाओं में। आरबीसी का फुल फॉर्म और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म भी आपको बताना है। वेरी वेरी गुड, इसका सही जवाब बता दिया है। प्लाज्मोडियम का सेक्सुअल स्टेज जो होता है वो आप सभी को पता है, वो होता है मच्छर की आंत में। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। प्लाज्मोडियम किस अवस्था में मानव शरीर में प्रवेश करता है? प्लाज्मोडियम किस अवस्था में मानव शरीर में प्रवेश करेगा? खंडजाणु, क्रिप्टोजोइट्स, युग्मक या बीजाणु? वेरी गुड, प्लाज्मोडियम जो होता है बीजाणु के रूप में मानव शरीर में प्रवेश करेगा। किसके रूप में? बीजाणु के रूप में मानव शरीर में प्रवेश करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? HIV का फुल फॉर्म आपको बताना है, एड्स का फुल फॉर्म आपको बताना है, हेपेटाइटिस बी, और एक और ऑप्शन है तपेदिक। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? तो HIV और एड्स ये दो तो हैं। अब आपको याद रखना है कौन सा नहीं, तपेदिक या हेपेटाइटिस बी। तो देख लेते हैं, ऑप्शन डी वाला आना चाहिए। वेरी गुड, डी वाला, क्योंकि हेपेटाइटिस बी भी यौन संबंधित है, एड्स भी हैं, HIV भी हैं, लेकिन तपेदिक एड्स से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, पित्ताशय की थैली से पित्त रस का निकलना किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? लिखा हुआ है कि पित्ताशय की थैली से पित्त रस का निकलना किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? गैस्ट्रिन, सोमाटोस्टेनिक, एंट्रोगेस्ट्रोन या कोलिस्टोकाइनिन? बताइए, पित्ताशय की थैली से पित्त रस का निकलना किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होगा? वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, कोलिस्टोकाइनिन। कोलिस्टोकाइनिन। चलिए अगला क्वेश्चन, हृदय की सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्ली उत्तरदायित्व हैं? हृदय की सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्ली उत्तरदायित्व हैं? पोलिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम या पेरिकार्डियम? किसके लिए? हृदय की सुरक्षा के लिए कौन सी झिल्ली उत्तरदायित्व हैं? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आप सभी का सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका डी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हृदय की सुरक्षा के लिए हृदय पेरी। छाती में तेज दर्द के लिए किस शब्द का प्रयोग? आप सबके छाती में दर्द करता है तो आप किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मालवे में तो अलग ही बोलते होंगे, लेकिन अब हमको एग्जामिनर के हिसाब से देखना पड़ता है ना? तो आप एग्जामिनर के हिसाब से बताओ, कार्डियो अरेस्ट, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन या एंजाइमा प्रैक्टिस? बताओ, छाती में अगर आपको तेज दर्द हो तो आप किस शब्द का प्रयोग करोगे? वाह, वेरी गुड, मतलब इतने इंटेलिजेंट हो गए हो आप कि सर हम जो प्रयोग करेंगे हम एंजाइमा पेक्टोरिस का करेंगे। किसका? एंजाइमा पेक्टोरिस का करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, हड्डी के जोड़ों में यूरिक एसिड बढ़ाने में कौन सी बीमारी होती है? हड्डी के जोड़ों में यूरिक एसिड बढ़ने से यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स,
गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टेओपेनिया। तो सर हड्डी में जोड़ों में यूरिक एसिड बढ़ने से जो हो जाता है, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा, गाउट हो जाएगा। क्या? डाउट हो जाएगा जीवन में, डाउट। अगला क्वेश्चन, जब उत्तक में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो इसका नैदानिक शब्द क्या होगा? जब उत्तक में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगी तो इसका नैदानिक शब्द क्या होगा? दमा, ब्रोंकाइटिस, हाइपोक्सिया या प्लेमोरी फाइब्रोसिस? बताइए। वेरी गुड। जब उत्तक में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो इसका नैदानिक शब्द जो हो जाएगा 72 नंबर का सी वाला, हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित हुई? स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित हुई? श्वसन प्रक्रिया, प्रजनन, भीतरी भीतर का फोल्डर होना या मेसोडर्म के साथ? तो सर स्पंज में नहर प्रणाली जो होती हैं, ऑप्शन सी, भीतरी भित्तियों का फोल्ड होना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि श्वसन संबंधी विकार जिसमें वायुकोशीय दीवार की क्षति के कारण श्वसन की सतह कम हो जाती हैं और आमतौर पर धूम्रपान के कारण यह विकार उत्पन्न होता है, ऐसे विकार को आप क्या कहते हो? श्वसन संबंधी विकार जिसमें वायुकोशीय दीवारों की क्षति के कारण श्वसन की सतह कम हो जाती हैं और आमतौर पर धूम्रपान के कारण यह विकार उत्पन्न होता है, उसे आप क्या कहते हो? श्वासोरोध, वात स्फीति, दमा या श्वसनी शोथ? वेरी गुड। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, उसे हम कहते हैं वात स्फीति। अगला क्वेश्चन, सांप किस वर्ग का जंतु है? सांप जो आता है वो किस वर्ग में आएगा? बताइए। रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एनेलिडा या स्तनधारी? सांप जो आता है वो किस वर्ग में आएगा? सांप आएगा आपके रेप्टिलिया वर्ग में आता है आपका सांप। इसके अलावा आपको नोट्स अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, सामान्य विज्ञान की घर बैठे सुविधा बुक अवेलेबल है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा जूलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के 7000 टॉप IMP क्वेश्चन, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ये रहेगा आप PNST की तैयारी कर रहे हो, एम्स, डाहेट, PUET, NM, किसी भी CGBSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको बुक मिल जाएगी। बहुत ही शानदार बुक है, घर बैठे आपके घर पहुंच सेवा है। आपके घर बैठे ये बुक आ जाएगी। 365 पेज की बुक है। इसका डेमो देखना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे फ्री क्लास में ऐड होना है तो भी इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। इसके अलावा आपको 149 का एक पैकेज है जिसमें आपको 45 सेट मिलेंगे, ठीक है। तो अगर वो भी लेना है तो आप डेमो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।